आज हम कोशिका के अंदर की दुनिया में एक गहरी छानबीन करने जा रहे हैं। हाँ। एक ऐसी अविश्वसनीय संरचना को देखने जा रहे हैं जिसे अक्सर जीवन की छिपी हुई वास्तुकला कहा जाता है। बिल्कुल। हम बात कर रहे हैं कोशिकीय कंकाल यानी साइटोस्केलेटन की। हमारे पास जो स्रोत हैं वे एक विस्तृत प्रेजेंटेशन के अंश हैं जो इस जटिल प्रणाली के हर पहलू को उजागर करते हैं। हाँ, और आज हमारा मिशन यही समझना है कि ये नेटवर्क कोशिका को कैसे आकार देता है, उसे चलाता है और असल में उसे जिंदा रखता है। बिल्कुल। तो साइटोस्केलेटन ये यूकैरियोटिक कोशिकाओं के साइटोप्लाज्म में मौजूद प्रोटीन तंतुओं का एक जाल है। हाँ, एक बहुत ही जटिल और डायनामिक जाल। ये सिर्फ एक ढांचा नहीं है, ये एक एक्टिव सिस्टम है। और इसके काम भी कमाल के हैं। स्रोतों के हिसाब से 4 मुख्य काम हैं। हाँ, पहला तो हो गया कोशिका को आकार और मजबूती देना। सही। दूसरा, कोशिका के अंदर परिवहन का प्रबंधन करना, मतलब एक तरह का सेल्यूलर हाईवे सिस्टम। हाँ, बिल्कुल। तीसरा, कोशिका विभाजन में एक बहुत ही जरूरी भूमिका निभाना। और चौथा, कोशिका को गतिशीलता देना। हाँ, तो चलिए इन सब पर एक एक करके विस्तार से बात करते हैं। ठीक है, तो चलिए इसे खोलते हैं। शुरुआत करते हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स से। स्रोत इन्हें आर्किटेक्चर कहते हैं। तो ये क्या हैं और कैसे बनते हैं? माइक्रोट्यूब्यूल्स खोखली बेलनाकार संरचनाएं होते हैं। आप इन्हें पाइप्स की तरह सोच सकते हैं। पाइप्स? हाँ, जिनका व्यास लगभग 25 नैनोमीटर होता है। ये अल्फा ट्यूब्यूलिन और बीटा ट्यूब्यूलिन नाम के प्रोटीन के डाइमर से बनी होती हैं। अच्छा। और दिलचस्प बात यह है कि ऐसे 13 प्रोटोफिलामेंट्स मतलब 13 धागे मिलकर एक पूरा माइक्रोट्यूब्यूल बनाते हैं। 13 एक साथ? जी। इनकी एक और खास विशेषता है ध्रुवीयता, मतलब पोलैरिटी। हाँ, यानी इनके 2 सिरे होते हैं, एक प्लस सिरा और एक माइनस सिरा। यहाँ ये वास्तव में दिलचस्प हो जाता है। स्रोत में गतिशील अस्थिरता मतलब डायनामिक इंस्टेबिलिटी का जिक्र है। हाँ, ये सुनने में एक विरोधाभास जैसा लगता है। इसका क्या मतलब है? ये एक बहुत ही आकर्षक प्रक्रिया है। इसका मतलब है कि माइक्रोट्यूब्यूल्स में लगातार बनने मतलब पॉलीमराइजेशन और टूटने यानी डीपॉलीमराइजेशन की प्रक्रिया होती रहती है। एक ही समय पर? हाँ, बिल्कुल। प्लस सिरे पर ग्रोथ होती है और माइनस सिरे पर श्रिंकेज। लेकिन ऐसा क्यों? ये अस्थिरता क्यों जरूरी है? ये अस्थिरता कोशिका विभाजन यानी माइटोसिस के लिए अत्यंत आवश्यक है। अच्छा। क्योंकि इसी की मदद से क्रोमोसोम अलग होते हैं। तो ये सिर्फ ढांचा नहीं है, मतलब ये लगातार बदल भी रहे हैं। हाँ। अब इनके कामों के बारे में बात करते हैं। परिवहन और विभाजन में इनकी क्या भूमिका है? देखिए, विभाजन के दौरान ये माइटोटिक स्पिंडल का निर्माण करते हैं। माइटोटिक स्पिंडल? हाँ, वो धागे जो क्रोमोसोम को खींचकर अलग करते हैं। समझ गया। और गतिशीलता के लिए ये सिलिया और फ्लैजेला की आंतरिक संरचना बनाते हैं, वो 9+2 वाली व्यवस्था। हाँ, 9+2 अरेंजमेंट। और परिवहन के लिए तो ये कोशिका के अंदर ट्रैक की तरह काम करते हैं, जिन पर काइनेसिन और डाइनिन जैसे मोटर प्रोटीन सामान लेकर चलते हैं। एक पूरा ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क। एकदम ठीक है। अगला है माइक्रोफिलामेंट्स, जिन्हें स्रोतों में धागे कहा गया है। ये माइक्रोट्यूब्यूल से कैसे अलग है? ये साइटोस्केलेटन के सबसे पतले तंतु हैं। सबसे पतले? हाँ, जिनका व्यास लगभग 7 नैनोमीटर होता है। ये ठोस होते हैं और जी एक्टिन नाम के मोनोमर से बने होते हैं जो जुड़कर एफ एक्टिन बनाते हैं। और माइक्रोट्यूब्यूल्स की तरह इनमें भी ध्रुवीयता होती है? हाँ, इनमें भी होती है। तो अगर माइक्रोट्यूब्यूल्स हाईवे थे तो इन धागों का मुख्य काम क्या है? स्रोत गति और आकार पर जोर देते हैं। हाँ, बिल्कुल। इनका मुख्य काम गति से जुड़ा है। ये कोशिका के आकार को बनाए रखने में मदद करते हैं, खासकर सेल कॉर्टेक्स में। सेल कॉर्टेक्स मतलब कोशिका की सतह के ठीक नीचे? सही। और ये लैमेलिपोडिया और फिलोपोडिया जैसी संरचनाएं बनाकर कोशिका को चलने में मदद करते हैं। चलने में? जी। मांसपेशियों का संकुचन भी मायोसिन के साथ एक्टिन के इंटरैक्शन के कारण ही होता है। अच्छा। और एक और जरूरी काम, कोशिका विभाजन के अंत में ये एक कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग बनाते हैं जो कोशिका को 2 भागों में बांट देती है। जैसे किसी थैली का मुंह कसना? बिल्कुल वैसा ही। कमाल है। और अब तीसरे घटक पर आते हैं, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। इन्हें रस्सियां कहा गया है। ये नाम ही मजबूती का एहसास देता है। और ये बिल्कुल सही है। इनकी संरचना रस्सी जैसी रेशेदार होती है और ये लगभग 10 नैनोमीटर व्यास के होते हैं। तो ये साइज में बीच के हो गए। हाँ, और दूसरों से अलग ये गैर ध्रुवीय होते हैं, नॉन पोलर,
और बहुत अधिक स्थिर होते हैं। स्थिर मतलब ये जल्दी टूटते बनते नहीं हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। और ये ऊतक विशिष्ट प्रोटीन से बने होते हैं। ऊतक विशिष्ट, टिश्यू स्पेसिफिक, इसका क्या मतलब है? मतलब अलग अलग ऊतकों में अलग अलग तरह के इंटरमीडिएट फिलामेंट्स होते हैं। अच्छा, कोई उदाहरण? जरूर। जैसे हमारी एपिथेलियल कोशिकाओं में, मतलब त्वचा की कोशिकाओं में केराटिन पाया जाता है। केराटिन जो बालों और नाखूनों में भी होता है। वही मेसेनकाइमल कोशिकाओं में विमेंटिन होता है, न्यूरॉन्स में न्यूरोफिलामेंट्स होते हैं और कोशिका के नाभिकीय लेमिना में लैमिन्स होते हैं। तो इन रस्सियों का मुख्य कार्य बस मजबूती और सहारा देना है? हाँ, इनका मुख्य काम है यांत्रिक मजबूती, मैकेनिकल स्ट्रेंथ देना। अच्छा। ये ऊतकों की अखंडता बनाए रखते हैं, डेस्मोसोम पर कोशिकाओं को एक दूसरे से जोड़कर रखते हैं और नाभिक के आवरण को भी सहारा देते हैं। ठीक है, चलिए इसे समेटते हैं। तो हमारे पास 3 अलग-अलग घटक हैं, हर एक का अपना आकार और अपना खास काम है। हाँ, संक्षेप में कहें तो व्यास के हिसाब से माइक्रोट्यूब्यूल सबसे मोटे हैं, 25 nm। फिर आते हैं इंटरमीडिएट फिलामेंट्स 10 nm के, और फिर सबसे पतले माइक्रोफिलामेंट्स 7 नैनोमीटर के। ठीक है, और इनके गुणों में भी फर्क है? बहुत बड़ा फर्क। माइक्रोट्यूब्यूल्स और माइक्रोफिलामेंट्स गतिशील और ध्रुवीय हैं, जो उन्हें परिवहन और गति के लिए परफेक्ट बनाता है। और दूसरी तरफ? वहीं इंटरमीडिएट फिलामेंट्स सबसे स्थिर और गैर ध्रुवीय हैं, जो उन्हें यांत्रिक शक्ति प्रदान करने के लिए आदर्श बनाता है। तो इन सब का क्या मतलब है, ये सब जानना हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है? और यहीं इसका चिकित्सीय महत्व सामने आता है। चिकित्सीय महत्व? हाँ, जो बात यहाँ आकर्षक है वो ये है कि इन संरचनाओं में जरा सा भी दोष गंभीर बीमारियों का कारण बन सकता है। जैसे कि? उदाहरण के लिए ट्यूब्यूलिन इनिबिटर्स जैसे कि टैक्सोल का उपयोग कैंसर थेरेपी में किया जाता है। टैक्सोल, हाँ मैंने सुना है। वो इसलिए क्योंकि वे विभाजित हो रही कैंसर कोशिकाओं के माइटोटिक स्पिंडल को बाधित करते हैं। मतलब वो उन्हें टूटने नहीं देते? बिल्कुल, वो उन्हें फ्रीज कर देते हैं, जिससे कोशिका विभाजन के बीच में ही फंसकर मर जाती है। और बाकी 2 के बारे में क्या? एक्टिन में दोष से मांसपेशियों और कोशिका की गतिशीलता से संबंधित रोग हो सकते हैं। और इसी तरह इंटरमीडिएट फिलामेंट्स में म्यूटेशन से त्वचा और न्यूरोडिजेनरेटिव विकार हो सकते हैं। त्वचा के विकार? हाँ, जैसे एपिडर्मोलिसिस बुलोसा सिम्प्लेक्स, जिसमें केराटिन में गड़बड़ी की वजह से जरा सी रगड़ से त्वचा पर छाले पड़ जाते हैं। बाप रे। तो ये दिखाता है कि ये कोशिकीय संरचनाएं हमारे स्वास्थ्य के लिए कितनी महत्वपूर्ण है। तो हमने देखा कि साइटोस्केलेटन कोशिका का सिर्फ एक निष्क्रिय कंकाल नहीं है। बिल्कुल नहीं, बल्कि एक अत्यंत गतिशील और बहुक्रियाशील नेटवर्क है। यस। ये कोशिका के आकार, गति, विभाजन और आंतरिक संगठन के लिए सबके लिए जरूरी है। हाँ, हमने माइक्रोट्यूब्यूल्स यानी कोशिका के हाईवे, माइक्रोफिलामेंट्स मतलब गति देने वाले धागे, सही, और इंटरमीडिएट फिलामेंट्स यानी मजबूती देने वाली रस्सियों की अनूठी भूमिकाओं को समझा। बिल्कुल। और ये एक महत्वपूर्ण सवाल उठाता है। क्या? ये देखते हुए कि साइटोस्केलेटन इतनी सारी बीमारियों में केंद्रीय भूमिका निभाता है, इन जटिल प्रोटीन नेटवर्कों को अधिक सटीकता और कम दुष्प्रभावों के साथ लक्षित करने वाली थेरेपी विकसित करने में अगला बड़ा कदम क्या हो सकता है? एक बहुत ही गहरा सवाल है। हाँ, ये एक ऐसा विचार है जिस पर आगे खोज की जा सकती है।